तो आज का जो हमारा लेक्चर है 13 सितंबर 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है वो है आपका जीपीएस बेस्ड टोल सिस्टम। देखो, जो अभी आप अब कभी भी आप टोल पे जाते हो, आप हमेशा जो अब चीज हमने यूज करनी शुरू की है वो है आपके फास्ट टैग्स। फास्ट टैग्स है क्या? फास्ट टैग्स कैसे काम करते हैं? एक साथ लिखा जाता है तो मतलब एक सिंगल टी यूज किया जाता है। इस तरीके से लिख देता हूँ। देखो, फास्टैग अपने आप में RFID टैग्स है। अब ये क्या होते हैं? RFID का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स। ठीक है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स क्या होते हैं? देखो, ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक जिन्हें हम कहते हैं एक्टिव टैग्स, और एक टैग्स होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं पैसिव टैग्स। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखो, RFID एक्टिव टैग्स का मतलब होता है जो भी टैग होगा उसके साथ हमेशा उसकी एक बैटरी भी जुड़ी होगी। ठीक है, तो इसे कभी भी एनर्जी चाहिए, इसी बैटरी से इसकी एनर्जी मिल रही होगी, और ये जो टैग है ये अपने आप में खुद अपनी फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहा होगा। ये यूजुअली यूज किया जाता है कि देखो, जहां पे हमने कोई चीज को ट्रैक करना होता है ना, कोई आपके ट्रक्स लेट्स सपोज माइन से कहीं पे जा रहे हैं, या ऐसी चीजों में एक्टिव टैग्स यूज किए जाते हैं कि लगातार उनकी लाइव लोकेशन हमें पता चलती रहे कि वो कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, वो कहीं बीच में रुके तो नहीं है। ठीक है, ताकि पोल और ये सारी चीज़ों की चोरी ना हो, तो ये सारी चीज़ें। दूसरी साइड पे पैसिव टैग्स की अगर मैं बात करूं, पैसिव टैग होता है जैसे हमारा फास्ट टैग है। इसके साथ अपना खुद का कोई पावर सोर्स नहीं जुड़ा हुआ पैसिव टैग के साथ। पैसिव टैग के साथ हमेशा क्या हो सकता है कि ये अपने आप में सिर्फ एक टैग है जिसके ऊपर एक चिप लगी होगी। इसे कहीं ना कहीं से इसके ऊपर आके अगर एनर्जी गिरेगी तो ये इसकी चिप को रीड करना शुरू कर देगी। तो फास्टैग काम कैसे करते हैं? देखो, जब भी आप टोल एंटर करोगे आपने हमेशा देखा होगा टॉप पे ना स्कैनर लगा होता है। आपकी कार जैसे ही इसे एंटर करेगी, ये बेसिकली टोल प्लाजा के इस सेंसर के अंदर से आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी की वेव्स निकल रही होती हैं। ये जैसे ही आपके फास्टैग के ऊपर आके ये वेव्स गिरेंगी, यहाँ पे इसकी मेमोरी चिप को रीड करना शुरू कर देंगी। अब इस टैग का जो भी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उसे हमने बैंक अकाउंट से जोड़ा है, तो बैंक अकाउंट से साथ के साथ पैसे कटते हैं और साथ के साथ ये अप्रूव हो जाती है। तो इस तरीके से अभी तक हम अपने टोल प्लाजाज और सारे के सारे सिस्टम को चला रहे थे। अब हम इस सिस्टम को थोड़ा सा और एडवांस करने लगे हैं। देखो, पहले पैसे से हम सारे टोल्स चला रहे थे, तो लाइनें बहुत ज्यादा लंबी लगती थी। लोगों को घंटा दो डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे भी लोग जाम में फंसे रहे हैं कई बारी, सिर्फ पैसे देने के लिए। धीरे धीरे फास्टैग से वो लाइनें तेज तो हो गई, पर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था कि कितनी तेज हो जाएंगी वो नहीं हो पाई हैं। अब उस चीज को और तेज करने के लिए हम जीपीएस बेस्ड सिस्टम पे जाना चाहते हैं। अब ये जीपीएस बेस्ड सिस्टम क्या होगा? देखो, जितनी भी गाड़ियां हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फिट कर दी जाएगी ऑब्वियसली। फिर इसे आपकी कार की बैटरी से जोड़ दिया जाएगा, जो आपकी कार की मूवमेंट ट्रैक कर पाएगा। इस सेंस में आपके जो हाईवेज होंगे, हाईवेज को, जितने भी हाईवेज की एंट्री और एग्जिट्स हैं उन्हें जियो फेंस कर दिया जाएगा। जियो फेंस का क्या मतलब है कि इनकी एंट्री और एग्जिट, जितनी भी एंट्री और एग्जिट्स हैं, किसी विलेज की हो चाहे कोई भी रोड हो, उनके वहां पे एंट्री और एग्जिट के लिए आपके हमेशा ये सेंसर लगा दिए जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी कार जितने किलोमीटर ट्रैवल कर रही है हाईवे के ऊपर, आपने जहां से टर्न लिया, आपके वहां पे जाके पैसे डिडक्ट होंगे। यानी कि आप जितना नेशनल हाईवे यूज करेंगे, आपको उसके मुताबिक पैसे चार्ज होंगे। ये एक तो सिस्टम ज्यादा इफेक्टिव पड़ेगा क्योंकि इसके कारण सारे टोल प्लाजास खत्म हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली कहीं पे रुकना नहीं पड़ेगा। दूसरा, ये सिस्टम के कारण आप जो पेमेंट है, देखो पहले क्या होता था, लेट्स सपोज आपने एक टोल रोड एक्सेस की है, शायद टोल आपने यहीं कटवाया है, पर इस टोल को कटवाने के 1 किलोमीटर के बाद ही आपको मुड़ना था, और इस टोल के लेट्स सपोज कॉस्ट है 40 रुपए। अब आपको 40 रुपए भरने पड़े हैं इस पूरे टोल के लिए जो आगे शायद पूरी रोड के लिए था। ठीक है, लेट्स सपोज कुछ भी मान लो 10 किलोमीटर की रोड थी, आपने 1 किलोमीटर भी नहीं यूज किया और उससे पहले ही मुड़ गए, पर आपने पे तो पूरा प्राइस किया है।
यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि अब ये सारे हाईवेज जियो फेंस कर दिए जाएंगे, यानी कि इनके अंदर सेंसर लगा दिए जाएंगे, कब आप रोड एंटर कर रहे हो, कब आप रोड एग्जिट कर रहे हो, आपको उतना ही चार्ज पड़ेगा जितना आप हाईवे का हिस्सा यूज कर रहे हो, बाकी हिस्सा नहीं आपको चार्ज होगा। तो एक तो चार्जेस कम हो जाएंगे कंपैरेटिवली, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि जाम लगने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपके टोल्स खत्म कर दिए जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, ठीक है। पर अभी इसे होने में टाइम लगेगा। सबसे पहले दिल्ली और मुंबई का जो आपका हाईवे है, वहाँ पे प्रपोजल है कि फर्स्ट ट्रायल इसका मुंबई से दिल्ली का जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसे अभी बनाते बनाते ही जियो फेंस कर देंगे, फिर वहाँ पे टेस्टिंग होगी। तो अभी इसे आने में लग जाएंगे 5-7 साल, पर ये जो सिस्टम है ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम ये सेव कर पाएगा हमारा, ठीक है। तो इस सेंस में क्लियर है। नेक्स्ट जो सेकंड करंट अफेयर है वो है सर्कुलर इकोनॉमी के बारे। अब ये सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट क्या है और इसका क्या मतलब है, देखो कल हमने एक और चीज भी पढ़ी थी कल के करंट अफेयर में, वो है राइट टू रिपेयर के बारे। राइट टू रिपेयर क्या होता है? राइट टू रिपेयर का बेसिकली मतलब था, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक खरीदते हो उसे रिपेयर करने का आपके पास राइट होना चाहिए, रिपेयर करवाने का आपके पास राइट होना चाहिए। सर्कुलर इकोनॉमी इस इस प्रिंसिपल को सपोर्ट करती है। वेस्ट जनरेट हो रहा है ना, वो मिनिमम हो जाए, तभी तो पोल्यूशन कम होगा। तो सर्कुलर इकोनॉमी क्या इनकरेज करती है? ये इस चीज को इनकरेज करती है कि कोई भी चीज बन रही है, जब उसकी मतलब कोई भी चीज बनी, कंज्यूमर ने खरीदी, कंज्यूमर के बाद कोई और उसे खरीद के उसमें से सारे स्पेयर पार्ट निकाल ले, स्पेयर पार्ट निकाल के कोई नई चीज बना दे, तो हर चीज रिसाइकल होने लग जाए। हमारी कोशिश है जो आपके रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये तीन चीजें हमने ग्रो करवानी है अपनी इकोनॉमी में। जितना सामान बार बार सर्कुलेशन में रहेगा, बार बार सेम चीजें हम यूज कर पाएंगे। जैसे कॉपर है, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक फेंका जा रहा है, उसके अंदर कॉपर की तारें थी या कॉपर का कोई भी और पार्ट था, अगर मैं इसी कॉपर को दोबारा से मेल्ट करके किसी और फोन में यूज कर दूं, कॉपर खराब थोड़ी हो गया। तो अपने आप में इस तरीके से हम इन चीज़ों को बार बार यूज़ कर सकें, ये हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होगी। तो इसी के ऊपर कोशिश है सर्कुलर इकोनॉमी के प्रिंसिपल में कि हम यही कर सकें। इससे आगे बढ़ते हुए थर्ड करंट अफेयर जो है वो है आपका सीपीआई बास्केट के बारे। अब ये सीपीआई बास्केट पढ़ने से पहले, सीपीआई अपने आप में क्या है? सीपीआई का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि आपकी ना सरकार दो तरीके से महंगाई इन्फ्लेशन को मॉनिटर करती है। एक है होलसेल लेवल पे, होलसेल का मतलब है फैक्ट्री के लेवल पे कितनी महंगाई हो रही है। देखो फैक्ट्रीज में तभी महंगाई हो सकती है जब या तो आपका रॉ मटेरियल महंगा पड़े, ठीक है, रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, या आपकी जैसे कोई सैलरीज बढ़ाने की बात आई, ठीक है, तो ऑब्वियसली फैक्ट्रीज का खर्चा बढ़ता है। वो किसी तरीके से अगर बढ़ रहा है तभी आपकी फैक्ट्रीज कि वहां पे महंगाई हो सकती है। दूसरी साइड पे आपकी है रिटेल। रिटेल मेजर करता है कि कंज्यूमर्स को कितनी महंगाई फेस करनी पड़ रही है। ये सरकार दो चीजें इसलिए देखती है कि सरकार सही जगह पे इंटरवीन कर सके, कि जहां पे महंगाई हो रही है वहां पे स्टेप्स उठा के वहां पे महंगाई कंट्रोल करवा सके। अब यहाँ पे जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जैसे मैंने आपको बताया, ये कंज्यूमर्स को मेजर करता है, कंज्यूमर्स कितने प्राइस पे खरीद रहे हैं। तो इसके अंदर आपकी हर चीज है, फूड कितना, हाउसिंग, अपैरल, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जितनी भी चीजों के ऊपर आपकी कंज्यूमर्स को खर्चा करना पड़ता है, वो सब कुछ आपके इसके अंदर मेजर किया जाता है, ठीक है। बेसिकली आपके कल के दिन मंडे को आपकी सरकार ने फिगर्स रिलीज की थी, लेटेस्ट इकोनॉमिक फिगर्स रिलीज की थी, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि कितनी आपकी महंगाई ओवर द टाइम बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो उससे पॉइंट आउट हुआ है कि पिछले एक साल में जो आपका फिगर है, ऑलमोस्ट पिछले साल इसी सितंबर के, सॉरी, अगस्त के महीने से 7% का इंक्रीज है। तो काफ़ी बड़ा इंक्रीज मानते हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट है
वो 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रखने का है, ठीक है? तो उससे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये कंसर्न है। पर ये बहुत सारे थिंकर्स हैं जो आपके इकोनॉमिस्ट थिंकर्स हैं, जो आपके इकोनॉमिस्ट प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने ये चीज़ों को पॉइंट आउट किया है कि हमारे सीपीआई में इस चीज़ की बहुत बड़ी कमी है कि हम एक्चुअली फूड को बहुत बड़ी वेटेज देके बैठे हैं। बाकी सारी कंट्रीज़ फूड को इतनी बड़ी वेटेज नहीं देते अपने सीपीआई में जितनी बड़ी हम देते हैं, ठीक है? इंडिया की इसी कारण मैंने यहाँ पे एक नीचे पूरा टेबल भी डाल दिया है। तो इंडिया के अंदर सिर्फ फूड और बेवरेजेस का जो सीपीआई के अंदर कॉलम है वो 45.75% है। यानी कि अगर फूड में महंगाई बढ़ती है, ये सबसे बड़ा असर दिखाता है सीपीआई की महंगाई में। बाकी सारी चीजें तो बहुत ही छोटी-छोटी हैं। पान, टबाको, इंटॉक्सिकेंट ये 3.85% है, ठीक है? आपके क्लोथिंग और फुटवियर 4.73% है, आपके हाउसिंग्स 9.77% है, आपके फ्यूल और लाइट 9.49% है। तो ये सारे छोटे-छोटे, सबसे बड़ा जो है वो आपका फूड एंड बेवरेजेस का कॉलम है। तो ये 45% सिर्फ एक सिंगल उससे आना, ये अपने आप में फिर प्रॉब्लम यही है कि ऑलमोस्ट देखो 50% के करीब तो यही है। तो चाहे बाकी सारी इकोनॉमी में महंगाई ना हो रही हो, अगर सिर्फ फूड में इकोनॉमी मतलब अगर सिर्फ फूड में महंगाई हो रही है, वो अपने आप दिखाएगा कि आपकी जैसी पूरी इंडिया के अंदर महंगाई फैल रही है, सिर्फ एक सेगमेंट के कारण, ठीक है? अगर बाकी देशों की बात करें, जैसे आपके अमेरिका या यूके, वो 11 से 13% तक वेटेज देते हैं फूड को, इतनी बड़ी वेटेज कोई नहीं देता, ये इंडिया ने दिया हुआ है। तो ये कई बारी ये पॉइंट आउट किया गया है और अब फिर से पॉइंट आउट किया गया है कि इंडिया को इस चीज़ को रिकंसिडर करने वाला है कि एक्चुअली क्या हम इतनी ज़्यादा वेटेज इसे देना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म में इसकी वेटेज कम करना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि अपने आप में ये वेटेज बहुत ज़्यादा है, क्लियर है? अब इससे आगे बढ़ते हुए यही थे सॉरी आज के करंट अफेयर्स, ठीक है? तो कोई भी डाउट हो, आप पूछ सकते हो, ठीक है? ये थे करंट अफेयर आज के।